हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए 11th क्लास फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको भौतिकी का प्रयोजन तथा उत्तेजना स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में बताएंगे कि फिजिक्स को अध्ययन में सुविधा के लिए उसे कितने भागों में क्लासिफिकेशन उसका किया गया, वर्गीकृत किया गया, जिससे फिजिक्स को आप अच्छे तरीके से पढ़ सके, समझ सके। क्योंकि इस प्रकृति में बहुत से बड़े बड़े चीज़ आपको देखने को मिलेंगे जिसका अलग अध्ययन किया गया है, और कुछ छोटे छोटे चीज़ मिलेंगे जिसका अलग अध्ययन किया गया। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये कितने सूक्ष्म होते हैं आपको पता होगा। तो इस वीडियो में हम आपको स्थूल और सूक्ष्म फिजिक्स के बारे में बताएंगे। तो स्थूल का इंग्लिश होता है माइक्रोस्कोपिक या क्लासिकल फिजिक्स। इसमें जो स्थूल या माइक्रोस्कोपिक जो फिजिक्स होते हैं, देखिए यहाँ पर क्लासिकल, यहाँ शब्द एक है क्लासिकल। क्लासिकल मतलब होता है बहुत पुराना, जो बहुत पुराना है। और एक होता है सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी कर सकते हैं और इसे क्लासिकल फिजिक्स भी कर सकते हैं। देखिए, स्थूल फिजिक्स वह फिजिक्स होते हैं जिसके अंतर्गत हम विशालकाय बड़े बड़े चीज़ों का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। और जो सूक्ष्म फिजिक्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स होते हैं, उसके अंतर्गत हम छोटे छोटे चीज़ों का अध्ययन करते हैं। वह सूक्ष्म फिजिक्स कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम क्वांटम सिद्धांत का भी अध्ययन करते हैं, परमाणुवीय कण का अध्ययन करते हैं, आणविक कण का अध्ययन करते हैं। वह सूक्ष्म फिजिक्स के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइक्रो और माइक्रो दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर माइक्रो मतलब होता है बहुत बड़ा, और माइक्रो मतलब बहुत छोटा। आप यह जानते होंगे कि जो सूक्ष्मदर्शी होता है वह छोटे छोटे कणों को बड़ा करके दिखाता है। आपको भी पता होगा कि जब दही को सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो उसके अंतर्गत एक लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु देखा गया, जो बहुत ही बड़े आकार में, जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो वह बहुत बड़ा दिखाई देता है। यह जो है ना, यह भी परिणाम किसका है? तो फिजिक्स का ही है, कि जो उन्होंने सूक्ष्मदर्शी जैसे यंत्र का आविष्कार किया। तो इसमें आपको स्थूल या मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के बारे में इस प्रकार से बताना है कि स्थूल प्रभाव क्षेत्र में प्रयोगशाला खगोलीय स्तर की परिघटनाएं सम्मिलित होते हैं। देखिए, इसमें खगोलीय स्तर का कहने का अर्थ है कि यह पूरे ब्रह्मांड का, आकाशगंगा का, आकाशीय पिंड का, जिसके अंतर्गत हम, जो हमें अपनी खुली आंखों से जो हमारी घटना दिखाई देती है, उसका अध्ययन जिसमें हम करते हैं वह स्थूल होते हैं। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, चंद्रमा का पृथ्वी का परिक्रमा करना, और सूर्य खुद आकाशगंगा का परिक्रमा करता है। और ऊष्मा और ताप का जो स्थानांतरण होता है, भाप का इंजन बनता है, जो टेक्नोलॉजी बनता है, जो बड़े बड़े आप उसे अपने आंखों से देख सकते हैं, वह बहुत ही बड़े मात्रा में होता है। तो वह स्थूल या मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत बड़े बड़े चीज़ों का स्टडी किया जाता है। और जो सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स होते हैं, उसके अंतर्गत परमाणुवीय, आणविक तथा नाभिक के घटनाएं सम्मिलित होते हैं। जो परमाणु के बारे में अध्ययन करते हैं, परमाणु संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, अणु के बारे में अध्ययन करते हैं, नाभिक के बारे में अध्ययन करते हैं, और इसके अंतर्गत छोटे छोटे चीज़ों का जो है स्टडी किया जाता है, वह सूक्ष्म फिजिक्स कहलाता है। तो चलिए, अब इसको भी बहुत सारे उपभागों में बांटा गया है, उप विषयों में बांटा गया है, जिसका अध्ययन आपको करना बहुत ही जरूरी है। जो स्थूल फिजिक्स हैं उन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग में आता है यांत्रिकी, मैकेनिक्स, और दूसरे में आता है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। ये दोनों चैप्टर को आपको 11th में पढ़ना है। और वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स तथा तरंग और ध्वनि, इस तीनों चैप्टर को आपको 12th में पढ़ना है। इसके अंतर्गत आप कुल
5 भागों का अध्ययन करेंगे। इसमें से फर्स्ट भाग होते हैं मैकेनिक्स, यांत्रिकी, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत गतिकी तथा प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स तथा तरंग और ध्वनि, वेव एंड साउंड के बारे में आप स्थूल फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और जो सूक्ष्म फिजिक्स होते हैं इसके अंतर्गत आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक स्ट्रक्चर और मॉडर्न फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको एक बात यहाँ पर समझाना चाहेंगे कि जो सूक्ष्म फिजिक्स होता है वह आप कैसे पता कीजिएगा कि आप सूक्ष्म फिजिक्स के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम आपको एक प्रोटॉन का उदाहरण लेकर समझाना चाहेंगे कि देखिए प्रोटॉन का मास आपको भी पता होगा कितना होता है, तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। आप समझ सकते हैं -27 kg, जो बहुत ही न्यून है, बहुत ही कम है। और इतने सूक्ष्म चीज़ों को तो आप खुले आंखों से देख नहीं सकते हैं। अगर आप उसका अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन अगर आप फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं तो वह सूक्ष्म फिजिक्स के अंतर्गत आप करेंगे। तो चलिए अब हम आपको यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, वैद्युत गतिकी, प्रकाशिकी और तरंग और ध्वनि के बारे में बता देते हैं कि ये क्या होते हैं और इसमें आपको किस किस चीज़ों को पढ़ना होता है। तो स्थूल फिजिक्स के अंतर्गत पहले भाग आता है यांत्रिकी। तो यांत्रिकी क्या होते हैं? तो यांत्रिकी में हम बहुत सारे मोशन का अध्ययन करते हैं, चाहे 1D, 2D, 3D का हो, और इसके अंतर्गत ऊर्जाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो यांत्रिकी विषय न्यूटन के गति के नियमों तथा गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित है। जो यांत्रिकी में हम पढ़ेंगे वह न्यूटन के गति नियम, जैसे में आपको न्यूटन गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति का द्वितीय नियम, न्यूटन गति का तृतीय नियम, ये सभी जो पढ़ते हैं आप, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, वह यांत्रिकी के अंतर्गत ही आप पढ़िएगा। इसका संबंध पिंडों तथा कणों के व्यापक निकायों की गति से होती है। जो भी पिंड हो गया, कण हो गया, पार्टिकल हो गया, उसके निकाय का अर्थ होता है उसके सिस्टम की गति के बारे में अध्ययन करते हैं। जेट के रूप में निष्कासित गैसों द्वारा रॉकेट नोदन, जो रॉकेट को लॉन्च किया जाता है उससे जो निष्कासित गैस होते हैं उसके बारे में आप अध्ययन कीजिएगा। जल तरंगों का संचरण, वायु में ध्वनि संचरणों का संचरण, जो देखिए हम जो आप बोल रहे हैं वो आपके तक सुनाई दे रहा है, यह किसके मदद से दे रहा है? तो यांत्रिकी में आप यह पढ़िएगा। और इसके बाद आता है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। तो इसके अंतर्गत आपको क्या क्या अध्ययन करना है? तो ऊष्मागतिकी के अंदर आपको सीधा भाषा में याद रखना है कि जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यांत्रिकी की तुलना में जो है ऊष्मागतिकी के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार नहीं किया जाता। इसमें गति पर बिल्कुल भी हम विचार नहीं करेंगे, बल्कि हम इसमें इसका संबंध बाह्य कार्य तथा ऊष्मा स्थानांतरण द्वारा निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ताप, एंट्रोपी आदि में अंतर से होता है। ऊष्मा इंजन तथा किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रिया की दशा आदि ऊष्मागतिकी की रोचक समस्याएं हैं। इसके अंतर्गत जो है ना ऊष्मा कैसे स्थानांतरित होती है, कौन सी वस्तु में स्थानांतरित हो सकती है, यांत्रिक ऊर्जा और ताप, एंट्रोपी आदि के बारे में जो अध्ययन करेंगे वह ऊष्मागतिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर एक ऊष्मा इंजन, भाप इंजन, जो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेलगाड़ी जो बना था पहले वह भाप इंजन पर बना था, तो वह भी ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ही बना था। और इसके अगले पार्ट आते हैं वैद्युत गतिकी। इसमें हम विद्युत गतिकी आवेशित तथा चुंबकित वस्तुओं से संबंध विद्युत तथा चुंबकीय परिघटनाएं हैं। देखिए वैद्युत गतिकी के अंतर्गत आप चुंबकित वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे, विद्युत के बारे में अध्ययन करेंगे, उससे होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इनकी मूल नियमों को
पूरा कूलम्ब, ऑस्टेड, एम्पियर तथा फैराडे ने प्रतिपादित किया है। वैद्युत गतिकी के अंतर्गत जितने भी नियम मिलेंगे वह कूलम्ब के मिलेंगे, ये सभी वैज्ञानिक के नाम हैं, और एम्पियर के मिलेंगे, फैराडे के मिलेंगे, ये सब आपको नियम इसमें पढ़ना पड़ेगा। और नियमों की संपुष्टि जो है ना, मैक्सवेल ने अपने समीकरण के समुच्चय द्वारा की है। उसका समीकरण क्या था? तो किसी धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र में गति किसी विद्युत परिपथ की प्रत्यावर्ती वोल्टता, सिग्नल अनुक्रिया या किसी एंटीना के कार्य प्रणाली, आयन मंडल में रेडियो तरंग का संचरण आदि विद्युत गतिकी की समस्याएं हैं। जो आप पढ़ेंगे एंटीना की कार्य प्रणाली, आयन मंडल में रेडियो तरंग का संचरण, ये सभी आप विद्युत गतिकी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है, तो चौथे भाग की बात करते हैं जिसमें आपको प्रकाशिकी है। तो प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश पर आधारित परिघटनाओं पर विचार किया जाता है। दूरबीन, दूरदर्शक तथा सूक्ष्मदर्शी की कार्यविधि, पतली झिल्ली के रंग आदि प्रकाशिकी के उप विषय हैं। तो प्रकाशिकी के अंतर्गत आपको प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है, आपको दर्पण के बारे में अध्ययन करना होगा, साथ ही साथ आपको दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे, लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप दर्पण और अध्ययन ये सभी पाठ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि ये सभी आसान टॉपिक हैं। और प्रिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है सूर्य लाल दिखाई देता है, ये सभी कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रकाश की के चैप्टर के अंतर्गत आप ये सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। तो इसमें पूछा भी जाता है आपसे, कोई लोग पूछ भी सकता है कि जो भौतिकी है, फिजिक्स है, वह प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी तथा सोसाइटी, समाज के बीच कैसा संबंध स्थापित करता है। तो इस संबंध को हम आपको एक उदाहरण से समझाना चाहेंगे। यहाँ पर उदाहरण लिए हैं भाप का इंजन। जो जेम्स वाट वैज्ञानिक जी थे, वह अपने घर में खाना पकते हुए देख रहे थे। तो वह खाना पकते हुए देख रहे थे, तो वह देखा क्या कि जिस बर्तन में खाना बनाया जा रहा था उसमें अगर नीचे से ताप दिया जा रहा था, उष्मा दिया जा रहा था, तो उसके जो ढक्कन होते हैं वह ऊपर नीचे होने लगा। तो उसने इसे देखा, यह कहाँ पर देखा? तो वो अपने समाज में, अपने घर में, अपने गांव में इस घटना को देखा और इस घटना को परख लिया। और उसके बाद उन्होंने फिजिक्स में एक सिद्धांत का आविष्कार किया और उन्होंने उस सिद्धांत की मदद से भाप के इंजन का आविष्कार किया, जिसके मदद से एक टेक्नोलॉजी बना, भाप का इंजन बना। तो उससे रेलगाड़ी जो पहले चला भाप के इंजन का, उससे प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी बना, जिससे बहुत सारे मानव की आवश्यकता की पूर्ति हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं समाज जो है वह भौतिकी से संबंध है, और भौतिकी के मदद से जो है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का निर्माण किया जाता है। तो इस दोनों में, भौतिकी और प्रौद्योगिकी में एक अच्छा संबंध स्थापित होता है। और यहाँ पर एक नोट करने बात है कि कभी भौतिकी जो है, प्रौद्योगिकी नवीन भौतिकी को जन्म देती है, तो कभी भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी को उत्पन्न करती है। देखिए, इसे समझने के लिए आपको हम एक उदाहरण दिए थे कि कभी प्रौद्योगिकी अर्थात किसी चीज़ का जो आविष्कार हो जाता है वह भौतिकी को एक नया जन्म देता है, उसको सोचने पर मजबूर करता है। और कभी जो भौतिकी है अपने सिद्धांत, अपने नियम के मदद से ऐसे ऐसे आविष्कार कर देता है जो सभी मानव को हिलाकर ही रख देता है। जैसे में बहुत से उदाहरण हैं जो आपको नुकसान भी कर सकता है, जिससे आणविक हथियार हो गया, शस्त्र हो गया, ये सब आपके लिए हानिकारक भी है। और कुछ ऐसे ऐसे आविष्कार भी हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही मददगार भी है। तो यहाँ पर एक उदाहरण आपको इस तरह समझना है कि भौतिकी द्वारा नवीन प्रौद्योगिकी उत्पन्न करने का उदाहरण बेतार संचार प्रौद्योगिकी है। देखिए, भौतिकी ने जो है ना बेतार संचार बनाया, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो आप यहाँ से बातचीत करते हैं, जो कंप्यूटर हो गया, ये सभी सिस्टम जो है ये भौतिकी के मदद से ही संभव हो पाया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भौतिकी ने प्रौद्योगिकी को जन्म दिया। और दूसरा में है
वर्ष 1938 में हेनरी तथा माइटनर ने न्यूट्रॉन प्रेरित यूरेनियम नाभिकीय विखंडन से संबंधित परिघटना की खोज की। जो न्यूट्रॉन प्रेरित यूरेनियम नाभिकीय विखंडन से संबंधित परिघटना की खोज किया, जिसने आणविक शस्त्रों तथा आणविक शक्ति रिएक्टरों के आधार पर के भौतिक कार्य किया। जो आप नाभिक बम देख रहे हैं, न्यूक्लियर बम देख रहे हैं, आणविक शस्त्र जो है वह भी मानव के लिए तो बहुत ही खतरा के लिए है, लेकिन उसका भी आविष्कार फिजिक्स के मदद से, भौतिकी की मदद से हुआ है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको जो है प्रकृति के मूल बलों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।